हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत मस्त और मन लगा के अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए आप रगड़ कर ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, उस मेहनत को अगर आप सही दिशा नहीं देंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हर मेहनत का एक सही डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं तो सफलता तक पहुंच जाएंगे। और आपकी मेहनत को एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने रखा आपके लिए एक 60 मिनट शानदार का सेशन, जिसमें 60 मिनट से 90 मिनट के बीच में मैं आपको एक पूरा चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समराइज करके पढ़ाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं, और उसके साथ साथ मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं। बट बात यही खत्म नहीं होती है। बात खत्म होती है कि चलो सर हमको चैप्टर समझ आ गया, लेकिन उस चैप्टर के हमको कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दे दो और विथ सॉल्यूशन दे दो, जिससे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और ये कॉन्फिडेंट फील कर पाए अपने अंदर, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ पाए कि ये चैप्टर मेरा पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन का जो सर्कल है बेटा, उस सर्कल को पूरा करने के लिए मैंने दो चीजें स्टार्ट करी। एक लाइव है जो 60 मिनट शानदार है, और एक रिकॉर्डेड है जो हर चैप्टर नीट का फील है। हर चैप्टर से आपको सुपर 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ईमानदारी से, मन लगा के, मेहनत से उन 50 के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका। ठीक है, तो आज का सेशन है हमारा नीट का फील में। हर चैप्टर नीट का फील में, यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर्स। इसके 50 क्वेश्चंस की शीट मैंने आपको दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज ये वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, सरफेस टेंशन इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। Surface tension of a liquid depends only on total energy of surface molecule and change in surface area. Expression for surface tension में भी, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन में भी। अब देखो, ये सब क्वेश्चंस हैं, यहां पर आपको दिख रहा है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन है। अब 1 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना भी और इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन क्या है सर? सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या है भैया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मतलब आपका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? mt-2। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2। हम जानते हैं, उसमें से L2 घटाना है, मतलब एरिया का डायमेंशन डिवाइड करना है। L2 को रिमूव करना है तो एरिया के डायमेंशन को डिवाइड करना है। तो भाई सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक आपके पास हो जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एस आपको कहां दिख रहा है? हाँ सर, बी में दिख रहा है, तो बी विल बी द राइट आंसर। अदरवाइज देखिए, ये तो डायमेंशन का तरीका हो गया। अदरवाइज जब आपकी पूरी फिजिक्स तैयार होगी तो आपको पता होगा कि सरफेस टेंशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, एक एनर्जी अपॉन एरिया होता है, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया होता है। खटाक से आप बी ऑप्शन टिक करेंगे और विद इन 20 सेकेंड आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर टिक करेंगे, अपना 4 नंबर सिक्योर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, EMLNG डिनोट्स एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ EL स्क्वायर अपॉन m की पावर 5 इंटू G स्क्वायर एज सेम एज दैट ऑफ। E क्या है सर? E सर एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2। एल स्क्वायर क्या है? एल अपने पास क्या है सर? एल है अपने पास एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है ml2t-1। ml2t-1, और इसका आपको करना क्या है? स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय m की पावर 5। m की पावर 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, मास है m की पावर 5। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं याद है तो आप gm1m2 अपॉन r स्क्वायर से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपके पास m की पावर -1 और l की पावर 3 और t की पावर -2। ये डायमेंशन आपको मिल जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत फ्रीक्वेंटली डायमेंशन में यूज किया जाता है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम फटाक से निकाल दिए हैं। कैसे? mlt-2 ये होता है, l स्क्वायर इधर गया तो ml क्यूब हो गया, t-2 यहां m स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा। ये हमने अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रखा और इसको हटाक से लिख दिया। तो यहां पर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे सर? m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां क्या है? t की पावर -2,
यहां क्या है टी की पावर -2, ये और ये दोनों जुड़ेंगे तो टी की पावर -4। डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है टी की पावर -4, मतलब डायमेंशन में टाइम नहीं आएगा, टी की पावर -4 से टी की पावर -4 कट जाएगा। अब उसके बाद देखो यहां क्या है m, यहां क्या है m², ऊपर क्या हो गया m की पावर 3 और नीचे क्या हो गया 2 1 कम है 2 -2, और यहां कितना है 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, मतलब m भी डायमेंशन में नहीं आएगा, ऊपर m की पावर 3 नीचे m की पावर 3 कट जाएगा। L को देखो यहां L² है, यहां L की पावर 4 है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यहां L की पावर 3 है और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब L भी नहीं आएगा, मतलब फाइनल डायमेंशन तुमको क्या मिलेगा सर, फाइनल डायमेंशन मिलेगा M0 L0 T0। अब देखो इसमें से डायमेंशन लेस कौन सा है, तो सर एंगल डायमेंशन लेस है, तो एंगल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़े, यस सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज। यूनिट ऑफ एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, अरे एनर्जी वर्क से एसोसिएट होता है और ये होता है फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स को आपने क्या किया है, फोर्स की यूनिट को 4 टाइम कर दिया है, लेंथ की यूनिट को भी 4 टाइम कर दिया है, तो टोटल यूनिट में कितना चेंज होगा सर 16 टाइम्स से बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज्ड बाई 60 टाइम्स, तो अपने पास आंसर हो जाएगा सी। देख रहे हो 20-30 सेकंड लग रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस करने में, लेकिन वही है कि जब आप करे रहोगे तो आराम से सवाल निकाल पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टार इज गिवन बाय द इक्वेशन f इक्वल्स टू k r की पावर a p की पावर b g की पावर c, where f is frequency, r is radius of star, p is the density of star, g is the universal gravitational constant and k क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, then which of the following is, इसमें से कौन सा सही है। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखो सिंपल, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है m0 L0 t की पावर -1, और जब आप इधर लिखेंगे तो देखिए k तो कांस्टेंट है, r का डायमेंशन रेडियस ऑफ स्टार दैट इज l की पावर कितना a, और p क्या है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ml की पावर -3 इसकी पावर b, और थर्ड क्या है सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी हमने निकाला m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2 रेज टू द पावर c। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर दिया जाएगा। देखो क्या होगा, m को देखो यहां m की पावर कितना है सर b, यहां m की पावर -1 उसकी पावर c, तो b माइनस c, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0। यहां देखो b माइनस सी इक्वल्स टू 0 कहीं लिखा हुआ है क्या, ना नहीं 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 नहीं, एक जगह दिखा है b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2, 1/2 और -1/2, अरे बात समझ आ रही है, 1/2 और -1/2 0 हो जाएगा। यहां c इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, एक आपके पास 1/2 है, एक आपके पास -1/2 है, मतलब ये तो नहीं होगा। b और c दोनों बराबर होंगे, तो कहां कहां b और c दोनों बराबर है, c इक्वल्स टू b, एक यहां पे बराबर दिख रहा है, एक यहां पे बराबर दिख रहा है। अब चलो अब देखो अब क्या करना है, अब अपने को ढूंढना है लेंथ, तो लेंथ कितना है सर, यहां पर अपने पास a, यहां -3b, अरे बहुत बढ़िया, और उसके बाद यहां पर कितना, यहां पर कितना, यहां पर कितना +3c, और ये किसके बराबर है 0 के, और t को भी चाहो तो लिख ही लो, t की पावर -2c इक्वल्स टू 0, t की जगह t इक्वल्स टू -2c, और -2c की जगह कितना हो जाएगा -1, -2c की जगह -1, तो c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1/2, मतलब b का वैल्यू भी कितना आ गया, b का वैल्यू भी कितना आ गया 1/2। अब बताओ b का वैल्यू भी कितना आ गया सर 1/2, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना सर, c इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1/2 ये हो गया। अब a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा, a का वैल्यू कैसे मिलेगा, 3 की जगह कितना लिख देंगे 3b, यहां ध्यान से देखो ये अपने पास -3b और +3c है, b और c बराबर है, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 0। तो देखो भैया a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1, गलत है ये भी, कौन सा सही है, क्या b प्लस सी 1 के बराबर है, हां सर b प्लस सी 1 के बराबर है, और c और b 1/2 है, यस सर, तो b आंसर अपने पास सही हो जाएगा। अब ये सवाल आएगा तो आपको करना है, लेकिन जब आप इसको करने चलेंगे तो हो सकता है इस सवाल में आपको 1 मिनट 10 सेकंड लग जाए, 1 मिनट 15 सेकंड लग जाए, लेकिन क्या है कि जब आप यहां 1 मिनट 15 सेकंड कर रहे हैं, मतलब 15 सेकंड आपने एक्स्ट्रा लिया है, तो एक सवाल में आपको अपना 15 सेकंड बचाना पड़ेगा। वैसे भी जब नीट क्रैक करने की बात होती है, तो जब स्ट्रेटेजी रखी जाती है, तो स्ट्रेटेजी कैसी रखी जाती है कि सर हम ना कम से कम 1.5 घंटा फिजिक्स के लिए बचाएंगे,
इस अप्रोच के साथ हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे और 1.5 घंटा अगर आपने फिजिक्स के लिए बचा लिया ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात जान लीजिए। 600 नंबर आपका, 620 नंबर, 625 नंबर तो गिरे हालत में कहीं नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं है कि सर बायो नहीं आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आ रही है और 1.5 घंटा हमारा पूरा 3 घंटा सर फिजिक्स के लिए बचा हुआ, तब तो नहीं होगा ना। जनरली क्या होता है, बच्चे बायो प्रिपेयर करके जाते हैं, केमिस्ट्री अच्छा करके जाते हैं। नीट के बच्चे हमेशा फिजिक्स में ही लैग करते हैं। तो इस तरह की लेटेंसी को अवॉइड करने का बस एकमात्र तरीका है कि बहुत प्रिसाइज और बहुत कंसाइज तरह से प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होना बहुत कठिन टास्क नहीं है। हां, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस थोड़ी अच्छी है, आपने सारे सब्जेक्ट को बराबर समय दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आओ देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल देखो, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये कॉस अल्फा दे रखा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो जब एंगल निकालना हो तो हमने क्या बताया था आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां कॉस अल्फा हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, आई को आई के साथ सर 2 1 में 2 और जे को जे के साथ सर 5 और यहां कितना मॉड ऑफ वेक्टर है, दैट इज 2 दूना 4 और 50 में 25 और 25 और 4 कितना होता है सर 29 अंडर रूट 29। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी अपने पास √3 हो जाएगा और यहां पर आपके पास कॉस अल्फा हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, कॉस अल्फा इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा 2 5 10, 2 और 5, 2 1 में 2 और 5 1 में 5, 2 7 ना। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9 त्रिक 27, तो 87। तो 7/87 कहां आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, तो बी जो होगा ये अपने पास सही आंसर हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 7/87। खत्म, बात हो गया। अरे क्लैरिटी है, हाँ सर बहुत बढ़िया। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 7/87। खत्म, चलो आगे बढ़े। यस सर, तब देखो एक मिनट भी नहीं लगा इस सवाल को करने में। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा इफ एक्स वाई एंड जेड आर द फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्स वाई इक्वल्स टू जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल। इसमें से मीनिंगफुल कौन सा है? पहला देखो, एंगल एक्स वाई का डायमेंशन जेड के डायमेंशन के बराबर है, ना कि जेड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। z माइनस एक्स बाई वाई, क्या x बाई वाई का डायमेंशन z के बराबर है? नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। क्या एक्स वाई का डायमेंशन z स्क्वायर के बराबर है? नहीं सर, दो सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सकती है। क्या d पॉसिबल है? हां पॉसिबल है, d पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? हमको दिख रहा है कि x का डायमेंशन जो होगा वो z बाई वाई के डायमेंशन के बराबर होगा, तो d अपने पास सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इस सवाल को पढ़ने, समझने और लगाने में कितना देर लगा? 30 सेकंड। समझ रहे हो ना? इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हो। आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ चलो। कह रहा था यूनिट ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई एंड जेड आर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -5, ग्राम पर सेकंड और क्या दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड आर। तो ऐसा करो, डायमेंशन लिख लो डायरेक्टली। डायमेंशन लिखने से काम बन जाता है। ग्राम है दैट इज m है, L2 है t की पावर -5 है, और y कितना है, y है आपके पास m t की पावर -1 है, और आपके पास z कितना है, z आपके पास l t की पावर -2 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। अब फटाफट सेट करो, क्या x स्क्वायर y z के बराबर हो सकता है? x स्क्वायर y क्या z के बराबर हो सकता है? नहीं सर, z में नहीं होगा, मतलब a जो है वो नहीं होगा। क्या y स्क्वायर एक्स वाई के बराबर होगा? भाई कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या c हो सकता है x इक्वल्स टू वाई जेड स्क्वायर? बोलो, क्या x इक्वल्स टू वाई जेड स्क्वायर हो सकता है? देखो ये कितना हो गया सर m, ये कितना हो गया z स्क्वायर में l स्क्वायर, यहां t की पावर -1, 2 दूना 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। बहुत बढ़िया, तो c अपने पास सही हो जाएगा, d अपने पास गलत हो जाएगा। c विल बी द राइट आंसर। 30 to 45 सेकंड के बीच का आंसर है, बस अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो। चलें आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ आ जाओ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा था डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर इज, लाइट क्या है, डिस्टेंस, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एग्जैक्टली तो डिस्टेंस है ना यार, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। खत्म। अगला कह रहा है इन अ सर्टेन सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 1 सेंटीमीटर, 100 ग्राम एंड 10 सेकेंड। द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, 0.1 अर्ग, 1 अर्ग, 10 अर्ग, नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे, 1 अर्ग को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें,
1 अर्ग को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, नंबर नहीं पता लेकिन यूनिट सिस्टम पता है। 1 सेंटीमीटर है, दूसरा 100 ग्राम है और तीसरा 10 सेकेंड है। तीसरा क्या है, 10 सेकेंड है। तो हम क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं सर, इसको कहते हैं N1, इसको कहते हैं N2, इसको कहते हैं U1, इसको कहते हैं N2, इसको कहते हैं U2। तो N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N1 1 है। U1 को हम क्या लिखेंगे, अर्ग मतलब ग्राम अपॉन 100 ग्राम। अरे क्लियर है, हाँ सर। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है सर, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2, तो m की पावर a, तो यहां कितना हो जाएगा 1। क्लियर। चलो भाई, उसके बाद लेंथ को देखो तो यहां पर 1 सेंटीमीटर, नीचे भी 1 सेंटीमीटर और यहां रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा सर 2 सेकेंड। समय कितना, 1 सेकेंड अपॉन यहां पर कितना है 10 सेकेंड और रेस टू दी पावर कितना है, रेस टू दी पावर है -2। तो यहां से N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 2। अरे 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहां कितना 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। अब इससे क्या हो जाएगा भैया, इससे हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसके बराबर है सर, ये 1 अर्ग इस 1 अर्ग के बराबर है, तो बी यूनिट हो जाएगा 1 अर्ग। अरे क्लैरिटी है, कुछ खास नहीं है, बढ़िया है, आंसर आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। When expressed in CGS unit of dyne per centimeter square, it will be equal to 1 Newton 10 to the power 5 dyne, 1 meter square 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब हम जानते हैं, वैसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहां पे हम लिख दिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि अर्ग इसको किसमें मेजर करना है, CGS यूनिट में। तो 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 10 टू द पावर 4 क्या बचा सर, 10। क्या बचा 10, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11, सर ये 11 तो था ही, इसमें एक और जुड़ जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 डायन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है, हाँ मास्टर बहुत बढ़िया, बात समझ आ रही है, दैट्स इट, हो गया। अरे समझ रहे हो ना, बहुत साधारण बात है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो, कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, इसकी जगह 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया, 10 टू द पावर 12 हो गया, खत्म बात। अब जो अच्छा बच्चा होगा उसको पता ही है कि 1 पास्कल जो है ना, 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, 10 CGS यूनिट सिस्टम के बराबर होता है। अब याद रहना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब याद रहनी चाहिए। अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है भैया, समझ रहे हो कि नहीं, तभी स्पीड आएगा, थोड़ा डेटा याद करना पड़ेगा। अब जैसे ये सवाल है, कह रहा अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विथ अ टाइम पीरियड, ऑसिलेट विथ अ पीरियड, टाइम पीरियड दे रखा है कितना, P की पावर A, D की पावर B और E की पावर C, वेयर P इज स्टैटिक प्रेशर, D इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड E इज द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। द A, B एंड C आर एकदम सिमिलर क्वेश्चन, खुद से लग जाएगा क्वेश्चन, हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली A, B, C की वैल्यू निकालनी है, निकाल पाएंगे, हाँ सर निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग न्यू इक्वल्स टू, अपने पास दे रखा है P/12 और यहां पर ब्रैकेट में F/m की पावर 1/2। Here P is the number of segment in which the string is divided, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। F is the tension in the string, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। L is the length, L क्या है सर, L अपने पास लेंथ है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ M, तो फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा T की पावर -1, यहां अपने पास कितना हो जाएगा L, फोर्स का कितना हो जाएगा MLT -2 रेस टू दी पावर कितना है 1/2, रेस टू दी पावर कितना है भैया, रेस टू दी पावर कितना है 1/2, बहुत बढ़िया। M का क्या डायमेंशन होगा, M का क्या डायमेंशन होगा हमको नहीं पता है, तो हम इसकी पावर क्या लिख दे रहे हैं 1/2। अब बस M को इधर लेके जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लिखना है। लिख पाएंगे, अरे लिख पाएंगे, हाँ सर लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा आराम से और लिख के होमवर्क में मार्क करिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल कह रहा है, वी चूज वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F एज द फंडामेंटल क्वांटिटी।
द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वी ए एंड एफ वुड बी, एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल, इट इज इक्वल टू कितना, v की पावर ए की पावर b और f की पावर c। अब आपको abc का वैल्यू निकालना है, अब आपको abc का वैल्यू निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-1। अरे क्लियर है, mvr ml2 mlt-1, लीनियर मोमेंटम का r में l मल्टीप्लाई करोगे तो ml2t-1। v क्या है, v अपने पास क्या है सर, v अपने पास है एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ v एंड f, v अपने पास वेलोसिटी है lt-1, a अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन है lt-2, यहां पावर a है यहां पावर b है, और f क्या है सर, फोर्स है, तो ये mlt-2 रेज़ टू द पावर c। बस खत्म बात, एबीसी की वैल्यू उठानी है, यहां से कंपेयर करना है और कंपेयर करके आंसर बताना है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अरे कर पाएंगे, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा बताओ। अब तो भाई इक्वेशन सॉल्व करना है ना, इतनी मेहनत तो खुद से करनी ही करनी है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, यस सर, आओ आ जाओ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर डबल्ड, द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी, फोर्स की यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स का डायमेंशन लिखो सिंपल सर, mlt-2। आपने क्या किया है, m को डबल कर दिया है, l को क्या कर दिया है, l को भी डबल कर दिया और टाइम को भी डबल कर दिया है। मतलब t की पावर -2 को डबल करने का मतलब है 1/4 इंटू टी की पावर -2, तो 2 दूना 4, तो फोर्स के डायमेंशन में कोई कांस्टेंट नहीं ऐड हुआ है, मतलब यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा सेम। आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा सेम। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ एरिया ए, velocity v and density rho are taken as fundamental unit, what is the dimensional formula of force? तो force equals to क्या लिखोगे, a की पावर a, v की पावर b and rho की पावर c। अब सबका डायमेंशन कंपेयर करना है बस, केवल क्या है सर, mlt-2, एरिया क्या है सर, l स्क्वायर की पावर a, वेलोसिटी क्या है सर, lt-1 की पावर b, डेंसिटी क्या है, ml की पावर -3 रेज़ टू द पावर c। अब एबीसी का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, m वाले को देखो कहां कहां m है सर, एक ही जगह m है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 1। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद देखो l को देखो, यहां कितना है सर 2a, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है b, और यहां कितना है c -3c, तो -3 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है, -3c, 3 की जगह 1 लिख लेंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पर कितना है सर 1, तो 2a प्लस b इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है 4। ये अपने पास इक्वेशन a हो गया, ये अपने पास इक्वेशन b हो गया। अब सी इक्वेशन की बात करो, टाइम को देखो कहां कहां टाइम है, एक यहां टाइम है, एक यहां टाइम है, तो -b और c की वैल्यू कितनी है, -3 इक्वल्स टू यहां t की पावर कितना है -2, तो -b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 इधर जाएगा, +3 में से 2 जाएगा तो 1, तो b की वैल्यू कितनी बचेगी, -1। अब देखो C1 और b-1 कहीं है, C1 और b-1, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग। c का वैल्यू कितना -3, और c की जगह कितना हो जाएगा, c की जगह कितना हो जाएगा, m एक ही जगह था, c की जगह 1 रख दिया, यहां पर t की जगह क्या लिखा है, -b। अरे t तो एक ही है ना भाई, t तो एक ही है ना भाई, कितना है भैया, -b, और ये किसके बराबर है, -2, तो b की वैल्यू कितनी है 2। हाँ भैया खत्म, ये इक्वेशन सी हो गया। देखो c इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2, अरे खत्म, ये आंसर है, ए आंसर है, निकाल दो, निकाल दो। देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ रही है सर, a की वैल्यू अपने पास 1 निकल के आ जा रही है। देखो ये वाली वैल्यू उठा के रखोगे तो ये अपने पास 1 आ जाएगा, खत्म। तो ये अपने पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो और तुमने किया भी होगा, क्लियर है। चलो आओ आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिलाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले भैया, मिला दिए, पहले का Q, खत्म बात। पहले का Q कहां कहां है, पहले का R, पहले का Q, पहले का Q, पहले का P, मतलब D गलत है। अब टॉर्क का क्या होता है, ml2t-2, तो देखो दूसरे का S कहां पे है, दूसरे का S कहां पर है, बस यहां पर, बस खत्म, B आंसर, और मिलाने की जरूरत ही नहीं है, मिला लेना, अपने आप सेट हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। 2 सेट बैठा, ऑप्शन सेट हो गया, खत्म, यही होगा ही, दैट्स इट, इतना ही करना है, इतनी ही मेहनत करनी है और कुछ खास करना नहीं है। तो ऐसे जब पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तभी तो डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो डॉक्टर बनोगे,
समझ रहे हो? बिना पढ़े लिखे तो कुछ हुआ नहीं। समझ रहे हो ना? लक्ष्य प्राप्ति करनी है ना, और जीवन में अगर एकमात्र उद्देश्य है कि हमको डॉक्टर बनना है तो उस उद्देश्य के लिए निरंतर मेहनत करना पड़ेगा ना। माँ बाप के सपने हैं, घर परिवार के सपने हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। घर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल की समस्या है, चाहे फाइनेंशियल लेवल की समस्या है, हर समस्या में कोऑपरेट कर पाएगा हमारा बच्चा। और इस तरह के कोऑपरेशन को जब आप जागरूक होकर इस तरह के कोऑपरेशन को अपने परिवार, अपनी सोसाइटी में देने की कोशिश करेंगे, तब ना सफल बनेंगे। जब वो मोटिवेशन आ जाएगा कि अरे भैया गरीबी हटानी है, अरे भैया मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, हॉस्पिटल में कोविड के टाइम पे डॉक्टर नहीं मिला था, चूस रहे थे, अगर हमारे घर में कोई डॉक्टर होता तो ये स्थिति न होती। अगर इस तरह का मोटिवेशन रखेंगे तो देखिए कैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। जब लक्ष्य इमोशन बन जाता है, मतलब भावनाओं से निकल के आता है कि ये मेरी भावना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो भावना नहीं जो तुम समझ रहे हो, इमोशन की बात कर रहा हूं। अगर आपका इमोशन है, इमोशनली आप कनेक्टेड हैं आप अपने लक्ष्य से, तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी जान झोंक पाएंगे। तो अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति इमोशनली कनेक्ट होइए, इमोशंस ढूंढिए कि क्यों आपको यह करना है। जितना स्ट्रांग इमोशन होगा, मेहनत उतनी दमदार होगी, डिस्ट्रैक्शंस उतने कम होंगे और सफल बनने का रास्ता आपको निकलता चला जाएगा। ठीक है बच्चा, चलें आगे बढ़े। चलो भाई आ जाओ। तो अब इसके बाद की स्थिति क्या है? अब इसके बाद की स्थिति क्या है? अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव y इक्वल्स टू 2a sin 2 pi c t by lambda cos 2 pi x by lambda। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द यूनिट ऑफ ct इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। हां सर, क्योंकि ये डायमेंशनलेस होगा, ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। द यूनिट ऑफ x इज दैट ऑफ लैम्डा, ए भी सही है, बी भी सही है। The unit of 2 pi c by lambda is same that of 2 pi x by lambda into t। 2 pi x by lambda into t ये किसके बराबर है? 2 pi c by lambda। 2 pi ct by lambda 2 pi x by lambda की डायमेंशन के बराबर है, दोनों डायमेंशनलेस है। t इधर चला गया, मतलब c भी सही। The unit of c by lambda is same that of x by lambda। नहीं भैया, x by lambda डायमेंशनलेस है, c by lambda डायमेंशनलेस नहीं है, ct by lambda डायमेंशनलेस है, तो d गलत है। और ये तीनों सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर सही आंसर डी हो जाएगा। अपने को इनकरेक्ट छांटना था, छांट लिया। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इक्वल्स टू P प्लस A बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल्स टू RT। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? मोलर वॉल्यूम। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ गैस। A, B एंड C आर कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ A आर। द डायमेंशन ऑफ ए इज, ए का डायमेंशन क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि P में अगर ये ऐड हो रहा है तो जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन A बाई वी स्क्वायर का होगा। डायमेंशन ऑफ P विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ P जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर के। डायमेंशन ऑफ P क्या होता है? बोलो। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? ml2t माइनस 2। फोर्स क्या? mlt माइनस 2। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? ml माइनस 1t माइनस 2। ए का डायमेंशन नहीं पता, इसका एल की पावर क्यूब, उसका स्क्वायर एल की पावर 6। तो ए का डायमेंशन अपने पास हो जाता है एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2। बाई हार्ट रटा होना चाहिए, एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2। अगर रटा रहेगा तो इस तरह के सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन पर डायमेंशन निकालने के लिए पूछ ही लेता है यार, समझ रहे हो? तो अगर पढ़ के जाओगे, करके जाओगे, थोड़ा याद करके जाओगे तो स्पीड अच्छी रहेगी, तो देखते ही टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है बेटा, चलो आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल कह रहा है इफ वी चूज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटी देन एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वी ए एंड एफ वुड बी। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसको अपने आप से पिछले वाले क्वेश्चन से मिलाकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय द रिलेशन। देखना, एक्स टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है? ये दे रखा है वी नॉट बाई एल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस एल्फा टी, where v naught is constant and alpha is greater than 0, the dimension of v naught and alpha respectively are। v naught और alpha का डायमेंशन निकालना। तो हम तुमको क्या बताए थे? चाहे log के अंदर हो, चाहे एक्सपोनेंट के अंदर हो, चाहे साइन कॉस के अंदर हो, उसके वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता
है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। किसी भी टर्म के ऊपर पावर हो तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा जो होगा वो कितना होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी कह लो तो ये कितना होगा सर, m0 l0 t0। लो भैया, तो अल्फा का डायमेंशन कितना होगा, t की पावर -1, t की पावर -1। अब वी नॉट का डायमेंशन निकालना है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है ना। तो डायमेंशन ऑफ x क्या है, l, देखना इसका डायमेंशन क्या है, l, वी नॉट का नहीं पता, अल्फा का t की पावर -1, तो वी नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l t की पावर -1। तो देखो मिल गया, अल्फा का t -1 और l t की पावर -1, t -1 और l t की पावर -1, ए जो है ये अपने पास सही आंसर हो गया। ये बढ़िया बढ़िया चुन चुन के क्वेश्चंस उठाया हूं ताकि तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, बात समझ रहे हो। तो अगर मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो तुम अपने लिए अच्छी मेहनत करो, ये डिजर्व करते हो तुम बच्चा, ये डिजर्व करते हो, ये तुमको करने से कोई नहीं रोक सकता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब अगला देखो, द डायमेंशन ऑफ a by b in the equation p equals to a minus t square upon bx where p is pressure, x is distance and t is time। तो अपने को क्या पूछ रहा है, a by b का डायमेंशन। अब देखो सवाल देखो कैसे लगाना है, हर चीज लिखनी नहीं है। a माइनस टी स्क्वायर मतलब डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर बराबर होगा, तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, a का डायमेंशन हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर, b और x, बात समझ रहे हो। P क्या है, ध्यान से देखना, P क्या है, P क्या है, वेर P इज प्रेशर, तो इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो टी स्क्वायर, अरे भाई प्रेशर का डायमेंशन क्या है, हमको ये पता चल गया है कि A का डायमेंशन कितना है, हमको पता है कि A का डायमेंशन कितना है सर, टी स्क्वायर। लो भैया A का डायमेंशन कितना है, टी स्क्वायर, प्रेशर कितना होता है सर, m l की पावर -1 t की पावर -2। अच्छा ये टी स्क्वायर है, बी का नहीं पता, और एक्स का कितना होगा सर, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो अपने पास एल दे रखा है। अब यहां से बी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, बी का डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एम टी की पावर -2, खत्म बात, क्लियर है। अब अपने को कह रहा है कि ए बाई बी का डायमेंशन बताओ, तो ए बाई बी कितना सर, टी स्क्वायर अपॉन एम टी की पावर -2, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, एम टी की पावर -2, खत्म। एम टी की पावर -2 कहीं है क्या, हाँ सर ए इज द राइट आंसर, तो ए अपने पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चले आगे बढ़े, चलो सर आ जाओ आगे चलते हैं बच्चा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव वी में depends upon their wavelength lambda, density of water rho, acceleration due to gravity g, the method of dimension given by relation between these quantities s। क्या ये सवाल मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं सर ये तो नहीं करना है, क्यों भाई हर सवाल थोड़ी लगाऊंगा मैं यार, 50 क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस लेकर आया हूं, तो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपने खुद से अपने एफर्ट डाल के पुट ऑन करने हैं, आंसर निकालना है और अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहना है कि यही जो हम निकाले हैं यही सही है। सर आंसर की दे दो, वैसे तो हम दे रहे हैं आंसर की अगले सेशन से, लेकिन सोचो ना एग्जाम में आंसर की थोड़ी मिलेगा मैच कराने को यार, तुमको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बिना आंसर की देखे, सारे क्वेश्चन से एक बार में लगा जाओ, तब उसके बाद पलट के जाकर आंसर की देखो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लगाए उसका आंसर की देखे, फिर दूसरा क्वेश्चन लगाए उसका आंसर की देखे, फिर तीसरा क्वेश्चन लगाए उसका आंसर की देखे, नहीं, अपने आप नजर अगले वाले क्वेश्चन के आंसर पे चली जाएगी, फिर तुम उस आंसर के हिसाब से सोचने लग जाओगे। कभी भी तुम अगर प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो हमेशा सवाल बंडल में शुरू करो, समझ रहे हो, पहले पूरे बंडल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओ, अपने ऑप्शंस मार्क कर ले जाओ, और फिर उसके बाद मैच कराओ आंसर की से। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद आंसर की देख रहे हो, अगर हर क्वेश्चन के बाद आंसर की देखोगे तो तुम्हारी नजर ऑटोमेटिकली दूसरे क्वेश्चन के आंसर की पर चली जाएगी, और जब तुमको आंसर पता चल जाएगा तो तुम अपने क्वेश्चन को उस आंसर के हिसाब से सोचने लग जाओगे, और अगर आंसर के हिसाब से सोचने लग जाओगे, मान लो सही आंसर निकाल भी लिए, तो तुम क्वेश्चन के क्रक्स को, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाओगे। तो अगर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सीखना है, फिजिक्स को अच्छे से समझना है, तो सवाल प्रैक्टिस करते समय हमेशा बंडल में सवाल उठाना है, उसके ऑप्शंस मार्क करते चले जाने हैं। जब आपको लगे कि हां सर 20 क्वेश्चन कर लिया है, अब लाओ आंसर की से मैच कराते हैं, फिर आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे। आज जो भी एक्यूरेसी है कल उससे बेहतर होनी चाहिए। जब निरंतर ये प्लान बनता रहेगा तो आप डेफिनेटली इंप्रूव करते चले जाओगे। चले
आगे बढ़े, आ जाओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा था इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज कॉन्स्टेंट, द यूनिट ऑफ ए आर। ए का यूनिट क्या होगा? ए का यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट क्या होता है सर? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देना है? सेंटीमीटर की पावर। अरे भैया सेंटीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर की पावर 6, क्योंकि इसका डायमेंशन इसके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? भैया यूनिट ऑफ ए हो जाएगा। तो लो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर से यहां कितना हो जाएगा? यहां आपके पास 4 हो जाएगा। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4 सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो सर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? ये विच इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये विच है, विच इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर सिंबल रिप्रेजेंट्स देयर यूजुअल मीनिंग। जैसे पहला इक्वेशन कह रहा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पी लीनियर मोमेंटम है, mg इंटू टी। अरे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम नहीं होता है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो पहला ही आंसर सही मिल गया अपने को, और चेक करने की जरूरत भी नहीं है, करोगे भी तो देखो टाउ क्या होता है? ml2t माइनस 2, mv स्क्वायर बाई 2 एनर्जी है, ml2t माइनस 2, f इंटू आर ये भी एनर्जी है या वर्क है, इसका भी डायमेंशन ml2t माइनस 2, मतलब डायमेंशनली ये सही। mvr आई ओमेगा f इंटू आर, अरे भैया सही है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते एफ इंटू आर विच ऑफ द डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ये अपने पास पता है क्या है? ये अपने पास है ml t माइनस 2, तो ml t माइनस 2 यहां हो जाता है अपने पास mv ml t माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई l, ठीक तो है ml2 t माइनस 2 mvr, ठीक है। ml2t माइनस 1 और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? l से। आई ओमेगा, ठीक है, मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, ये इक्वेशन में कुछ ना कुछ लोचा है, ये इक्वेशन में टाइपिंग एरर, इस इक्वेशन में टाइपिंग एरर है। p अगर लीनियर मोमेंटम है, p अगर यहां पर लीनियर मोमेंटम है और i इंपल्स है क्या? हाँ, सही है। चलो ये क्वेश्चन में एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे एंड की गलती है, इसको मुझे जस्टिफाई करना चाहिए। ये इंपल्स है। हाँ सर, क्या है सर? इंपल्स है, मतलब ए इक्वेशन सही है, बी इक्वेशन भी सही है, सी इक्वेशन गलत है। क्यों? mvr क्या होगा सर? ml2t माइनस 1। आई ओमेगा भी क्या होगा सर? ml2t माइनस 1। लेकिन ये क्या होगा? ml2t माइनस 2, तो सी गलत है। मतलब अपना सही आंसर क्या है? अपना सही आंसर क्या है? सी गलत है, मतलब ये आंसर सही है। एल बाई आर, आर सी दोनों बराबर होते हैं जब आप एसी पढ़ोगे तो, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। अरे समझ रहे भैया? हाँ, तो सबका डायमेंशन सेम निकल कर आएगा, तो ये डी वाला अपना सही है। तो गलत आंसर कौन सा है? गलत आंसर है आपके पास सी। चले आगे बढ़े? यस सर। चलो अब इसके बाद आगे चलते। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज, ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। अपने से क्या पूछ रहे? A and B are constant and lambda is the wavelength. The dimension of B are same as. Dimension of V किसके सेम है? अरे लैम्डा का L स्क्वायर होता है, तो B का भी क्या होना चाहिए? L स्क्वायर, और L स्क्वायर अपने गिवन में क्या है? बस एरिया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। देख रहे हो 30-30 सेकंड, 25-25 सेकंड में आंसर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन हरदम ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ सवाल में टाइम भी लगता है, ठीक है। चलो आओ देखो। A person run on a playing ground starting from origin. He moves up to 1, -3. And then to 3, -6 along the straight line. What would be his displacement vector with respect to his friend starting at 2, 1 से standing at 2, 1 से 2, 1 से इसका ये फाइनल पोजीशन है, ये ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इसका क्या है सर? ये आर वेक्टर जो होगा ये क्या हो जाएगा सर? 2 में से 3 घटाओगे तो कितना जाएगा? अरे भाई 3 में से, ये फाइनल है, ये इसका ये वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा सर? 3 में से 2 जाएगा तो सर आई कैप, और -6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -7 ऑफ जे कैप। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, आई कैप -7 जे कैप। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान आंसर है। चले आगे बढ़े। यस सर। चलो सर आ जाओ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें से इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? पहला, the quantity that have only magnitude and no direction is called scalar quantity. The quantity that have both magnitude and direction is called vector quantity. Velocity and momentum both are vector quantities. Work, energy and power are scalar quantities. मतलब इसमें कोई contradiction नहीं है, इसमें कोई contradiction नहीं है, बस जो है वो B में।
वो हर चीज जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, ये जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो। जैसे एक वायर है, इसमें करंट दौड़ रही है 2 एम्पियर की, ये करंट कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, साथ में वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। तो मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इसमें बी है, तो बी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा पार्टिकल हैज पोजीशन वेक्टर, ये दे रखा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, मीटर एंड टाइम t इक्वल्स टू 0, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड इज, आफ्टर 3 सेकेंड बाद पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अरे क्लियर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था, 3 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड बाद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड इज। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे? तो 3 सेकेंड बाद इसका पोजीशन निकालो, 3 सेकेंड बाद ये इसका आर इनिशियल हो गया, इसका आर फाइनल हो गया, तो 3 सेकेंड बाद इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? सर इसका हो जाएगा -3 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप माइनस 9 ऑफ के कैप। इनिशियल वेक्टर कितना है भैया? ये है आपके पास 3 जे कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसके रिस्पेक्ट में बताओ, इसके रिस्पेक्ट में बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे क्लियर है, क्या होगा भैया? क्या होगा भैया? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। देखो भाई 3 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है भाई, हाँ सर क्लियर है, सर क्लियर है, सर देख रहे हो क्लियर है। इन दोनों को जोड़ दो, आर फाइनल प्लस आर इनिशियल करो। ये ध्यान से सुनना, पार्टिकल हैज पोजीशन वेक्टर इतना था, मीटर एट टाइम t इक्वल्स टू 0, t सेकंड बाद मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकंड इज, आफ्टर 3 सेकेंड इज। तो ये देखो ना, जो फाइनल पोजीशन तुम कह रहे हो, जिसको तुम फाइनल पोजीशन समझोगे, एग्जैक्टली ये फाइनल पोजीशन नहीं है, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर? डेल्टा आर वेक्टर, दैट इज वी वेक्टर इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा? 3 ऑफ आई कैप माइनस में माइनस 3 ऑफ प्लस 3 ऑफ जे कैप माइनस 3 3 का 9 ऑफ के कैप। और डेल्टा आर वेक्टर क्या है भैया? ये है आपके पास आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल वेक्टर क्या होगा? ये होगा डेल्टा आर वेक्टर प्लस आर इनिशियल वेक्टर। अब जब जोड़ोगे तो 3 और 3 शून्य हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 2 बचेगा, 2 ऑफ जे कैप, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? -7 ऑफ के कैप। बस बहुत बढ़िया, तो ए जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त लग जाने वाला सवाल है। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है, हम इसको फाइनल वेक्टर समझ लेते हैं, फाइनल पोजीशन समझ लेते हैं, वहां सवाल गलत हो जाएगा। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसी बात का ध्यान रखना था इस सवाल में। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, 5 किलोमीटर ड्यू टू 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, एंड फाइनली टू अननोन डिस्प्लेसमेंट। If the final displacement of the boat from the starting point is 6 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, the third displacement is, तीसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हम कह रहे हैं ये अपने पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देख बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। पहले कहां गया? पहले कहां गया? पहले गया 2 किलोमीटर ईस्ट में, यस सर। फिर उसके बाद कहां गया? उसके बाद कहां गया? 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ ऑफ ईस्ट मतलब 37 डिग्री ईस्ट से बनाता हुआ कितना? 5 किलोमीटर। अब उसके बाद कह रहा है फाइनली अननोन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अननोन हो गया। फाइंड द इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, मतलब फाइनली वो कहां पर है? यहां से 6 किलोमीटर पे, कहीं यहां पर। तो ये अपने पास 2 किलोमीटर है, ये अपने पास 4 किलोमीटर है। 5 का कंपोनेंट ही तो 4 होता है भाई, 5 cos 37 ही तो 4 होता है, और ये कितना होता है? 3। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जाएगा तो कितना जाएगा? 3 ऑफ जे कैप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 3 ऑफ जे कैप। खत्म। देख, अच्छा सवाल था ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, बट पढ़े रहोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक सवाल देखो, कह रहा है अ हॉल हैज द डायमेंशन ऑफ 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 मीटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखा है। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड अप एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। तो ओरिजिन मान लो एक कॉर्नर को, तो दूसरा कॉर्नर क्या हो जाएगा? 10 ऑफ आई कैप प्लस 12 ऑफ जे कैप प्लस 14 ऑफ के कैप। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 दहा में 100, 12 बरैया में 144, 14 चौदहिया में 196,
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 440, और जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 21 में 441 होता है, ये 40 है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना हो जाएगा 21 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? आसान है? यस सर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आओ बच्चा, आओ बच्चा, आओ देखो अगला सवाल कह रहा है फिगर शोज द 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। हियर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से सही रिलेशन कौन सा है? इसमें से सही रिलेशन कौन सा है? तो देखो ये इसका मिड पॉइंट है। जैसे मिड पॉइंट दिखा ना, तुरंत हमको चमका कि एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। ए वेक्टर और पी आर वेक्टर का जो सम होगा वो सी वेक्टर के बराबर होगा, और सी वेक्टर और आर क्यू वेक्टर, देखो ए वेक्टर और पी आर वेक्टर का जो सम होगा सी वेक्टर के बराबर होगा, और सी वेक्टर और आर क्यू वेक्टर का सम बी वेक्टर के बराबर होगा। अच्छा, मतलब ऐसे लिखूं मैं कि पी आर वेक्टर को मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और आर क्यू वेक्टर को लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अरे क्लियर है? हां सर। अब ये दोनों बराबर है, माइनस माइनस प्लस, तो इससे ये कट जाएगा। अरे भाई देखो मिड पॉइंट है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। हां सर, खत्म बात। तो ये शून्य हो गया। इधर कितना हो गया? 2c वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 2c वेक्टर। खत्म बात, लग गया सवाल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 2c वेक्टर, बी अपना आंसर आ गया। देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्लैरिटी। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो अटकाएंगे, लेकिन अगर अच्छे से करके जाओगे तो कुछ नहीं अटकेगा बेटा जी, कुछ भी नहीं अटकेगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/√2 है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है, देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू। मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूं कि जैसे ये सवाल दिखेगा तुरंत मुझे चमक जाएगा कि इसका आंसर कितना है 1। कैसे? ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना है 1/√2, 1/√2। अच्छा सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे भाई यहां क्या है सर? ए स्क्वायर, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ए कितना है 1/2, बी स्क्वायर 1/2 प्लस 2/2 प्लस cos थीटा, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0, मतलब थीटा इक्वल्स टू मिलेगा 90 डिग्री। अब आपके पास ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, ए वेक्टर आपके पास ये रहा, बी वेक्टर आपके पास ये रहा। अरे भैया तो जब माइनस बी वेक्टर करेंगे तो नीचे ही तो आएगा और एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा। हाँ सर, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो अपने पास सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1। ओके, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है 3 फोर्सेस 2 of i cap minus 3 of j cap plus 4 of k cap, 8 of i cap minus 7 of j cap plus 6 of k cap and m i cap minus j cap plus k cap एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ एम इज। एम की वैल्यू क्या हो? अरे भाई इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो एक्स वाले में देखो यहां कितना है 2, यहां कितना है 8, और यहां कितना है -m, दैट इज इक्वल टू 0। अरे क्लियर, प्लस m, अरे ये m है इक्वल्स टू 0, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10। खत्म, -10 है क्या? हाँ सही है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगर तुम जे में भी देखो ना जस्टिफाई होगा, 7 और 3 -10 और -m किसके बराबर? 0, तो m की वैल्यू -10 यहां से भी आई। ऐसे ही के से भी देखोगे तो -10 ही आंसर आएगा। ठीक है, आसान है सर। अगला सवाल देखो। तो भाई हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग वेस्टवर्ड हैविंग डिस्प्लेसमेंट x1 वेक्टर कितना दे रखा है 5 मीटर, इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग टू x2 वेक्टर कितना दे रखा है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड, द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास बेटा जी ईस्ट है, ये आपके पास वेस्ट है, ये आपके पास नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अब चलिए कहानी में आगे चलते हैं। अगर कह रहा है कि पहले पार्टिकल कहां जा रहा है, पहले पार्टिकल जा रहा है 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, ये अपने पास क्या हो गया आर इनिशियल, ठीक। उसके बाद कहां जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंजेस टू x2 इक्वल्स टू 5 मीटर, कहां नॉर्थवर्ड, अब ये जा रहा है 5 मीटर इधर। अब आपसे सवाल पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये आपके पास r1 वेक्टर है 5 मीटर, ये आपके पास r2 वेक्टर है 5 मीटर। अरे क्लियर है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डेल्टा आर, तो ये क्या होगा सर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो r1 वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये आपके पास माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा, और ये आपके पास r2 वेक्टर है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर इधर ही तो आएगा, और ये किधर गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितना होगा 5√2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। हमसे गड़बड़ क्या होता है, हम ये सोचते हैं आर इनिशियल या आर फाइनल, सर इसको जोड़ देते हैं, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर, अरे इन दोनों का सम है वो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन क्या होगा 5√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हो कि नहीं डिस्प्लेसमेंट। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा क्या है, अगला हिस्सा कह रहा पार्टिकल इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v2 वेक्टर दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, नॉर्थवर्ड द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा v वेक्टर दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। चलो भाई, तो ये भी कितना हो जाएगा सर v2 माइनस v1, सेम एज इट इज सवाल है। v1 कितना है, v1 कितना है वेस्टवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। अरे भाई, तो जब चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये अपनी डायरेक्शन पलट लेगा, तो एक तो 5 इधर रहेगा, एक 5 इधर चला जाएगा, तो डायरेक्शन इधर आएगा, कितना आएगा 5√2, सेम एज इट इज। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट, तो ए विल बी द राइट आंसर 5√2 नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन लगाना है, ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है, इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है, देखो एफ वेक्टर निकालना है, ये एफ वेक्टर आना चाहिए, सब में एफ वेक्टर है, तो ये एफ वेक्टर कैसे पॉसिबल है। एक अगर हम अपन ए वेक्टर रख लें और दूसरा अपन सी वेक्टर रख लें, नहीं सी वेक्टर तो नहीं रख सकते, ए और सी तो नहीं रख सकते, नहीं मिलेगा। एक अगर अपन बी वेक्टर रख लें और एक अपन बी वेक्टर रख लें और एक अपन कौन सा सी वेक्टर रख लें, तो बी वेक्टर इधर जा रहा है और सी वेक्टर इधर जा रहा है, तो एफ वेक्टर इधर आएगा। अरे क्लियर, तो माइनस एफ वेक्टर क्या इधर जाएगा, हां सर माइनस एफ वेक्टर इधर जाएगा। तो देखो जस्टिफाई करो, कौन सा सेट बैठ रहा है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा माइनस एफ वेक्टर। अगर आपका ये एफ है तो ये माइनस एफ हो जाएगा, ये एफ है तो ये माइनस एफ हो जाएगा, दैट्स इट। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, और कहीं कोई सेट नहीं बैठेगा। ए वेक्टर ध्यान से देखना, ये अपने पास कौन सा है, ये अपने पास कौन सा है बी वेक्टर, ये अपने पास कौन सा है सी वेक्टर, और बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आ रहा है। ऐसी लाइन कौन सी है, बस एक एफ वेक्टर है, लेकिन ये किधर जा रही है ऊपर, तो माइनस एफ वेक्टर होगा ये, हां सर माइनस एफ वेक्टर होगा, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर, तो बी विल बी द राइट आंसर। समझ आ गया, अरे समझ आ गया, बोलो 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 बोलो, बात ठीक है, यस सर। चलो सर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा है A vector makes equal angle with x, y and z axis. Value of its component in terms of magnitude of A will be. कह रहा एक आपके पास A vector make equal angle with x, y and z axis. क्या बात है, आप समझ रहे हो कौन सा वाला कंडीशन है, कौन सा वाला कंडीशन है, वो 3 डायमेंशन वेक्टर वाला, x, y, z तीनों से बराबर एंगल बना रहा है, तीनों से बराबर एंगल बना रहा है। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये अपने पास क्या है सर, ये अपने पास यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर है यही हमारा क्या है ए वेक्टर है, x, y, z, ठीक है। तो सबसे ये बराबर एंगल बना रहा है, यहां भी थीटा और यहां भी थीटा। तो हम क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होता है सर 1। अरे क्लियर है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/√3। अरे क्लियर है, तो ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर a/√3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए, दैट इज a/√3। खत्म बात। अरे क्लियर है, हाँ सर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परेशान नहीं होना, आसान सवाल है, समझ रहे हो कि नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द शोन सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स in Newton that can be applied in any direction so that the resultant force is along east direction। ये वेस्ट में है, इधर रिजल्टेंट आ जाए तो कितना लगा दो, 1 लगाओगे आएगा, नहीं आएगा, 6 लगाओगे आएगा, हां सर 4 लगाओगे नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। तो अपने पास सही आंसर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। 6 न्यूटन इधर लगा दो तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा।
बोलो क्लैरिटी है, बोलो बात समझ आ रही है? हाँ मास्टर, चलो बहुत अच्छा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि अ पर्सन पुश्ड अ बॉक्स केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, फोर्स एफ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। फोर्स एफ वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो देखो फोर्स वेक्टर कैसे लगेगा सर? ऐसे लगेगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। अरे क्लियर है? एक आपके पास एफ वेक्टर ये रहा, एक आपके पास एफ वेक्टर ये रहा। जब आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे होंगे तो कैसे खींच रहे होंगे? इधर पुश कर रहे हैं तो इधर, तो मतलब एक आपके पास आई कैप होगा, एक आपके पास माइनस जे कैप होगा। मतलब ये और ये तो नहीं होंगे, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब देखो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 100। 550√2 का स्क्वायर प्लस 50√2 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। क्यों? 50 बाहर आ जाएगा और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 50√2 का स्क्वायर, तो 50 कॉमन कर लिया, यहां 2 का, यहां 2 और यहां 2। अरे क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यहां कितना आ जाएगा? 50 और यहां कितना हो जाएगा? 4। मतलब आंसर कितना? 100। समझ रहे हो ना? ये अपने पास है 50√2 और ये अपने पास है कितना? 50√2। तो रिजल्टेंट कितना होगा? 50√2 का √2, तो मतलब कितना सर? 100। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत बढ़िया, लग गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लगा लिए होगे, नहीं लगाए होगे तो जरूर वेरीफाई करना। अगले सवाल की तरफ आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है पार्टिकल moves in space such that its velocity and acceleration at certain point are given as v equals to 4i cap and acceleration ये दे रखा है। कह रहा था magnitude of component of acceleration in the direction of velocity is, velocity के डायरेक्शन में कौन सा acceleration है सर? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लग गया? अरे क्लियर है? हाँ आसान है, यही सब है और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। चलो आओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ टू वेक्टर्स 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप -4 ऑफ आई कैप माइनस 6 ऑफ जे कैप माइनस ऑफ लैम्डा के कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। जैसे ही सवाल में ये दिखे कि पैरेलल की कंडीशन है और लैम्डा निकालना है, तो हम क्या बताए थे लास्ट वाली क्लास में? बस ए क्रॉस बी कर दो। मतलब क्या? मतलब क्या है भाई? ए क्रॉस बी। अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी कितना होगा? 0 के बराबर होगा। यहां आई, यहां जे, यहां के, यहां कितना? 2 3 -1 -4 -6 माइनस लैम्डा। सॉल्व करके लैम्डा निकालना है, सॉल्व करके लैम्डा निकालना है। जो यहां रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 के बराबर। मतलब अगर आप आई कैप देखोगे तो क्या मिलेगा सर? -3 लैम्डा। ठीक है, और यहां कितना? यहां कितना सर? -6 इक्वल्स टू कितना? 0। 0 रख लो, आई भी 0 होगा, जे भी 0 होगा, के भी 0 होगा, एक ही निकालो, इक्वल टू 0 रख दो, खत्म बात। तो कितना मिलेगा यहां से? 3 लैम्डा इक्वल्स टू -6, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। क्या आंसर होगा? लैम्डा इक्वल्स टू -2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू -2। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर 2 of I cap plus 5 of J cap and I cap plus J cap plus K cap is cos inverse alpha. The value of alpha is, alpha का वैल्यू क्या होगा? मैं ये सवाल नहीं कराऊंगा, अभी ये सवाल करा चुका हूं पहले, आप कैलकुलेट करिएगा। अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है यार, 7/√187। ओहो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस इसी वजह से। तो देख लेना, इसको खुद से कर लेना, एक ही क्वेश्चन को 2 बार लगाने का कोई फायदा तो है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन इसके बाद और बचे हैं, ईमानदारी से लगे रहो, सब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। इफ आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, फाइंड बी वेक्टर बाई सी वेक्टर। अब बी वेक्टर बाई सी वेक्टर निकालना है, कैसे निकालो? देखो कह रहा आर इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। चलो, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। अब आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और डॉट ए वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर की जगह लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ये किसके बराबर हो गया बच्चा? ये बराबर हो गया 0 के। अब उसके बाद आगे बढ़ो। अब देखो ए वेक्टर 2b वेक्टर को बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा जा सकता है, यस सर। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? सी वेक्टर के। तो सी वेक्टर, उसके बाद सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई साहब? इक्वल्स टू हो जाएगा 0।
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या सर, माइनस ऑफ सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर उसके बाद क्या सर, फिर उसके बाद क्या सर, प्लस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और फिर उसके बाद माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कट जाएगा, यहां क्या मिलेगा, सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे भाई सी का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट करोगे स्केलर मिलेगा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब बी बाई सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर बाई सी वेक्टर कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास सही आंसर हो जाएगा सी। चले आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है, इफ 3 नॉन जीरो वेक्टर a vector b vector and c vector satisfies the relation a vector dot b vector equals to 0, a vector dot b vector equals to 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, b वेक्टर के। और दूसरी बात क्या कह रहा है, a वेक्टर डॉट c वेक्टर जो है ये किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब क्या है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, c वेक्टर के। देन a कैन बी पैरेलल टू, a किसके पैरेलल होगा, बी वेक्टर के, नहीं सर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सी वेक्टर के, नहीं सर। बी डॉट सी के, बी डॉट सी स्केलर मिलेगा तो आउट ऑफ रीच। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी। मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, कैसे देखो, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, यस सर। सी वेक्टर भी ए से परपेंडिकुलर है, उसको हमने यहां बना दिया। अब जब तुम बी क्रॉस सी करोगे, बी क्रॉस सी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट मिलेगा वो इधर ही मिलेगा, यस सर। तो वो पैरेलल टू किसके होगा, ए वेक्टर के, मतलब बी क्रॉस सी विल बी पैरेलल टू ए वेक्टर। खत्म बात। बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना पड़ा, यस सर। थोड़ा सा तो लगेगा, वेक्टर का ये सवाल आएगा नीट में, एक सवाल इस तरह के आते हैं नीट एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसानी से निकलेगा। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स such as a vector plus 2b vector and 5a vector minus 4b vector are perpendicular to each other, then the angle between a vector and b vector is, a vector और b vector के बीच का एंगल क्या होगा, a vector और b vector के बीच का एंगल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे सर, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर है मतलब ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, ये किसके बराबर है, 0 के। अब मल्टीप्लाई करो, 5a वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, ये भी a वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर, तो 5 इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। फिर यहां क्या हो जाएगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, जब a वेक्टर को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8 और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1 के बराबर हो जाएगा। तो चाहो तो ऐसे लिख लो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अरे क्लियर है, इक्वल्स टू 0। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 5 माइनस 4 ए डॉट, और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अरे 10 में से 4 जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 6। ए वेक्टर डॉट 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो ये 3/6, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 1/2। अब ए भी यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/3। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चले अगले सवाल की तरफ चले, यस सर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो आपको सिंपल क्या करना है, आई डॉट आई 3 है, और 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर, -4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, -4। ए इज द राइट आंसर। बताओ क्या परेशानी है इस तरह के सवाल लगाने में, 1-1 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है, आराम से लग जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, क्या था कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। अगर ए बी में से कोई भी एक 0 हो गया तो भाई सही होंगे, ए और बी दोनों नॉन जीरो हो और एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अरे भाई दोनों नॉन जीरो हैं तो ये 0 नहीं बनेगा ना, ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं तो ए डॉट बी क्या 0 बनेगा, सोच के बताओ। अगर ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है तो क्या ये 0 बनेगा, क्या ये 0 बनेगा। अरे भाई एक तरीका है 0 बनने का,
एक तरीका है जीरो बनने का, क्या अगर इनके बीच का एंगल कितना हो जाए, इनके बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू सर cos 90 की वैल्यू शून्य होती है। बहुत अच्छा भाई, अब एक और बात समझो, इसमें डी क्या कह रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो है तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री, और ये ए डॉट बी जीरो हो रहा है, ए डॉट बी जीरो है मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, तो सी स्टेटमेंट सही है और डी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा, द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, तो क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो, क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस बी वेक्टर क्रॉस इसको इधर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर उसके बाद कितना, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर उसके बाद कितना, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर होगा बताओ तो, ये किसके बराबर होगा सर, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये बी क्रॉस ए है, ये ए क्रॉस बी है। देखो ये बी क्रॉस ए है और एक आपके पास ये बी क्रॉस ए बन रहा है, एक आपके पास क्या बन रहा है, ए क्रॉस बी बन रहा है, तो मतलब फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, फाइनल रिजल्ट बन जाएगा 2 ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखो ए क्रॉस बी को मैं माइनस लिखा हुआ यहां पे, तो क्या प्लस बी क्रॉस ए लिख सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो अपने पास सही आंसर क्या हो जाएगा सर, अपने पास सही आंसर डी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या, The value of a vector dot a vector cross b vector is, तो सोचो a क्रॉस b जो होगा ऑब्वियस सी बात है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और अगर दोनों के परपेंडिकुलर होगा मतलब a से 90 डिग्री बनाएगा। अरे क्लियर है, तो a डॉट c जो होगा वो कितना होगा, a डॉट c कितना होगा सर, 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 0। हम जानते हैं कि जब हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो मिलेगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 0, तो आंसर हो गया 0। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, अब अगला सवाल देखो। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी ऑफ आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी ऑफ जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू, आपको ये दे रखा है, आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब एक नया वर्ड है जो आपको यहां देखने को मिला है, ऑर्थोगोनल का बस सिंपल मतलब है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस के साथ, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो। तो जब कॉस को कॉस के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना, 0, दैट इज इक्वल टू कितना, 0। बहुत बढ़िया, चलो भाई अब कॉस ओमेगा टी को तुम कैसे सॉल्व करोगे, साइन ओमेगा टी को कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ, इसका आंसर कैसे निकालोगे, क्या आंसर निकल कर आएगा, फटाक से बताओ, फटाक से आंसर बताओ, इसका क्या आंसर निकल के आएगा भाई। सिंपल सी बात है सर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, कॉस ए माइनस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर है, 0 के। 0 कब होगा, जब ओमेगा टी में से ओमेगा टी बाई 2 जाएगा तो ओमेगा टी बाई 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, पाई अपॉन ओमेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। यहां आपका खत्म होता है कंप्लीट 50 क्वेश्चन का एक पूरा सेट। क्वेश्चंस को बहुत मन लगा के ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है, और उसके बाद एनालिसिस करनी है कि आपने जो सॉल्व किया था और मैंने जो सॉल्व किया है उन दोनों में कितना अंतर है। ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहना है। हर चैप्टर नीट का फील सुपर 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, आपको कराऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। ऐसे ही हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आपको बहुत मजा आएगा अगर आप 60 मिनट शानदार का सेशन अटेंड करके ये सेशन करेंगे तो बिना कुछ सोचे समझे 60 मिनट शानदार का सेशन करिए और फिर ये 50 क्वेश्चंस मन लगाकर लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि व्यूज आते हैं तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अगर आपको मजा आया हो क्वेश्चन पढ़ के, समझ के, सीख के, तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।